रहमानिर्रहीम। अब हम सेल ऑर्गेनेलीज को बारी बारी पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज क्या हैं? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है सिवाय राइबोसोम्स के, ये तमाम ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। राइबोसोम्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, बाकी सब ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है। न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है सेल के अंदर? तो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट ही नहीं होता। अब यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हम देखें तो एनिमल्स में ये सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के, जबकि प्लांट्स में ये एक साइड पर, पुश्ड टू साइड इन प्लांट सेल्स, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। पहले हमने इसकी पोजीशन की बात की कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है। अब हम इसके साइज की बात करते हैं। तो साइज में ये 10% ऑफ आ यूकैरियोटिक सेल्स वॉल्यूम, यानी टोटल जो सेल का साइज है उसका 10% इसका ये न्यूक्लियस होता है। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो ये सर्व करता है एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल। इस बात का क्या मतलब? यहाँ पर हमने दो चीज़ें कही। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी कि सेल के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनसे जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको देखना कि ये क्या है, इसके मुताबिक कौन सी प्रोटीन बनानी है, कौन सा एंजाइम बनाना है। सेल की तमाम एक्टिविटीज़ की जो इंफॉर्मेशन होती है उसे प्रोसेस करना, उसके बारे में एक्शन लेना। जैसे बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस ये फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के रिजल्ट में फिर जो कुछ इसने करना होता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ सेल, यानी कि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसी के अकॉर्डिंग ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है, यानी कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल के अंदर होने वाली जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है उसको करना, सेल को डिवाइड करना, सेल के तमाम फंक्शंस को एडमिनिस्ट्रेट ये करता है। जैसे एक इदारे का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे कॉलेज की प्रिंसिपल होती हैं, इसी तरह से सेल का एडमिनिस्ट्रेटर इसका न्यूक्लियस है। सेल अपनी ये एक्टिविटीज अपने डीएनए की वजह से करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 2 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो ये अपने हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए को स्टोर करता है, और दूसरा ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, यानी उनको आपस में मिलाकर। फंक्शंस इस तरीके से नहीं होते कि वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं, बल्कि ये कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। ये तीनों फंक्शंस मिलकर चलते हैं। न्यूक्लियस की पोजीशन, न्यूक्लियस के साइज, न्यूक्लियस के फंक्शन, और अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल वाटर की तरह फ्लूइड नहीं है, कुछ थोड़ा सा ये सॉलिड है और थोड़ा सा ये फ्लूइड है, गाढ़ा सा मटेरियल है। तो ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि इसके अंदर पाया जाता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म, इसी तरह से न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ज्यादातर न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ क्रोमाटिन दैट ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये इस तरीके से क्रोमाटिन फाइबर्स की शक्ल में प्रेजेंट होता है। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो उस वक्त ये क्रोमाटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होके इस तरह से क्रोमोसोम्स बना देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं? इस तरह से एक गोल सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, इसको न्यूक्लियोलाई कहते हैं। और इन न्यूक्लियोलाई का फंक्शन राइबोसोम्स की सिंथेसिस है। राइबोसोम्स भी ऑर्गेनेलीज हैं। ये राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। तो इन शॉर्ट, न्यूक्लियस ये सेल के, एनिमल सेल के सेंटर में और प्लांट के सेल में साइड पर प्रेजेंट होता है। ये सेल का 10% साइज होता है। ये डीएनए को स्टोर करता है और तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर
फाइबर्स मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ पे ये आपको पर्पल से फाइबर नज़र आ रहे हैं। इन फाइबर्स को क्रोमाटिन मटेरियल कहते हैं। जब ये सेल ने डिवाइड होना होता है तो क्रोमाटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर ये एक पार्ट पाया जाता है जिसको कि न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं और इन न्यूक्लियोलस का फंक्शन राइबोसोम्स की सिंथेसिस है। अब हम न्यूक्लियस की डिटेल स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस को हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। एक्चुअली ये एक नहीं होती, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से हम इसको मेम्ब्रेन नहीं कहते बल्कि एनवेलप कहते हैं। मेम्ब्रेन से जहन में सिंगल मेम्ब्रेन आती है, लेकिन चूंकि इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं इसलिए हम इसको मेम्ब्रेन नहीं कहते, एनवेलप कहते हैं। और कुछ इसमें डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स भी मौजूद होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट इंक्लोजेस द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सेल के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले तमाम कंटेंट्स को इंक्लोज करती है। और स्पेस बिटवीन द डबल लेयर्स इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। 2 मेम्ब्रेन्स है ना, इसमें एक ये है और एक ये, तो इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान में ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस कनेक्टेड होती है विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इस तरीके से एक तरफ से ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और दूसरी तरफ से ये कनेक्टेड होते हैं सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली स्पेस और इनमें पाई जाने वाली स्पेस आपस में कनेक्टेड होती है। न्यूक्लियर एनवेलप हर वक्त मौजूद होती है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है उस वक्त न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही डॉटर सेल्स बन जाते हैं यानी कि सेल डिवाइड हो जाता है तो ये न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म हो जाती है दोनों डॉटर सेल्स में। On the inner side of nuclear envelope there is a protein lining called nuclear lamina. न्यूक्लियर लैमिना का क्या फंक्शन होता है? इट बाइंड्स टू क्रोमाटिन। क्रोमाटिन वो मटेरियल है जो कि बाद में क्रोमोसोम बनता है जब सेल ने डिवाइड होना होता है। तो ये न्यूक्लियर लैमिना क्रोमाटिन के साथ बाइंड करता है और इस तरह से इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। यहाँ पर आप देखें कि हमें ये जो येलो कलर की एक नजर आ रही है ये एक मेम्ब्रेन है, ये नीचे वाली दूसरी मेम्ब्रेन है और ये दोनों मेम्ब्रेन मिलकर क्या बना रही है? न्यूक्लियर एनवेलप। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इनके दरमियान जो ये स्पेस है दैट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसके अंदर ये ग्रीन कलर के इनर मेम्ब्रेन के साथ जो प्रोटीन्स हैं दैट इज न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर टाइनी यानी कि छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये पोर्स क्या काम करते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर जाने वाले और न्यूक्लियस से बाहर आने वाले मटेरियल को रेगुलेट करते हैं। ये साइज के अकॉर्डिंग कुछ मटेरियल को अंदर जाने देते हैं और कुछ को बाहर आने देते हैं, लेकिन हर चीज को अंदर बाहर नहीं आने जाने देते। इस तरह से न्यूक्लियर पोर ये एक कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियर पोर मटेरियल को रेगुलेट करते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान। बड़ी बड़ी प्रोटीन्स जैसे कि हिस्टोन हैं ये अलाउ होते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो सकें। न्यूक्लियर पोर एक खास किस्म का पोर होता है, ये जस्ट एक छोटा सा सुराख नहीं होता बल्कि इसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये बहुत से सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। ये सब यूनिट्स मिलकर एक न्यूक्लियर पोर बनाते हैं, इसी वजह से इसको न्यूक्लियर पोर नहीं बल्कि न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स कहते हैं। ये सब यूनिट्स एनुलर सब यूनिट्स हैं जो कि न्यूक्लियर पोर के अंदर वाली साइड पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर देखें आपको ये ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर के अंदर मौजूद हैं और ये एनुलर सब यूनिट्स हैं। दूसरा सब यूनिट कॉलम सब यूनिट है जो कि न्यूक्लियर पोर की वॉल बनाते हैं। यहाँ पर आप ये देखें, ये जो लेंथ वाइज आप नजर आ रहे हैं, कॉलम कहते ही लेंथ इस तरह की चीज को है, तो जो कॉलम की शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं ये कॉलम सब यूनिट है और ये इसकी न्यूक्लियर पोर की वॉल बना रहे हैं। और थर्ड सब यूनिट इसका ल्यूमिनल सब यूनिट है।
यहाँ आप देखें तो ये ब्लू कलर में ल्यूमिनल सब यूनिट है। ल्यूमिनल सब यूनिट ये वाला है ल्यूमिनल सब यूनिट, और ये इस पूरे न्यूक्लियर कम्प्लेक्स को, पोर कम्प्लेक्स को अटैच कर रहा है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स से टाइनी फाइबर्स, छोटे छोटे से धागे नजर आते हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं एंड मेक अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द न्यूक्लियर साइड ऑफ द कम्प्लेक्स। यहाँ पर आप देखें तो ये पिंक कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर बास्केट बना रहे हैं और ये न्यूक्लियस के इनसाइड वाली साइड पे हैं। यानी कि ये मेम्ब्रेन की दो साइड्स हैं ना, एक तो वो साइड है जो साइटोप्लाज्म की तरफ है और एक वो साइड है जो कि न्यूक्लियस की तरफ है। तो ये न्यूक्लियर बास्केट न्यूक्लियस की तरफ वाली साइड पर बनती है। तो अब हम इस डायग्राम को देखते हुए अपने लेक्चर को समराइज करेंगे। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है, एक आउटर और एक इनर। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान इंटर न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होती है। ये स्पेस कॉन्टिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर न्यूक्लियर लेमिना प्रेजेंट होता है, जो कि इसको अटैच करता है अंदर मौजूद क्रोमाटिन मटेरियल के साथ। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर पोर के 3 पार्ट्स हैं जो इसमें ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये एनुलर सब यूनिट हैं। जो आपको इसके ये मैरून कलर के लंबे लंबे नजर आ रहे हैं, ये कॉलम सब यूनिट हैं। जो इसमें ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये ल्यूमिनल सब यूनिट है। फिर इसके अंदर इस तरह से फाइबर्स से हैं जो कि न्यूक्लियर बास्केट बना रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज्यादा इस तरह के राउंड रीजन्स नजर आती हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, बस ये डार्क सी रीजन्स नजर आती हैं। इनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रोमिनेंट डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होती हैं इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला मटीरियल। ये न्यूक्लियोलस एक या एक से ज्यादा तादाद में हो सकते हैं। न्यूक्लियोलस अगर ज्यादा होंगे तो हम इनको न्यूक्लियोलाई कहते हैं। न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या है? ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं। न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करते हैं राइबोसोम्स को, लेकिन ये खुद किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं, इनको कौन बनाता है? तो क्रोमोसोम के अंदर एक खास जगह होती है जिसको न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन NORs कहा जाता है। ये NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स ये न्यूक्लियोलस को बनाते हैं। द DNA फाउंड एट न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन एनकोड्स द राइबोसोमल RNA। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन के अंदर ही राइबोसोमल RNA की इंफॉर्मेशन होती है और ये राइबोसोमल RNA ही राइबोसोम्स बनाने के लिए RNA बनाते हैं। अगर हम न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर देखें तो ये भी ग्रेनुलर एंड फाइब्रिलर कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर ये इस तरह फाइबर से और ग्रेनुलर से रीजन होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस।